हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। जितना भी मैथ्स का मैं निचोड़ बनवा रही हूँ फ्रेंड्स, निचोड़ पूरे चैप्टर्स का निचोड़ का वीडियो ला रही हूँ, वो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। तो बिल्कुल आप लोग अपने सभी दोस्तों का सहयोग जरूर करें, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आर क्या है? आर जो है वह है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को ही हम आर बोलते हैं। ठीक है, और पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, और ये सर्कल है वृत्त, उसी के क्षेत्रफल की बात ये की जा रही है। आपको दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल की जगह 154 दिया गया है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है और आपसे आर की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या दिया गया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल 154। अब आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई, ये 7 यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, यानी डिवाइड के रूप में है। इक्वल के जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा और अपॉन 22 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 115, 2 7 जा 14। 11 से इसको कट कर लेंगे, 11 7 जा 77 आपका हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई, आर स्क्वायर इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7। अब आर की वैल्यू यानी त्रिज्या आपको निकालनी है, तो अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 आप लिख सकते हैं। इन दोनों का पेयर बन जाएगा, यानी पेयर बनने का मतलब होता है कि एक 7 इसमें से बाहर हम निकाल देंगे, तो आर इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। मतलब दो वृत्त आपको दिया गया है क्वेश्चन में और उसमें दिया गया है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है यानी आर है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या की कितनी है? 4 टाइम्स है, यानी 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है, यानी यहाँ पर आपको दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर x है। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, या आप x ना लिखिए, आप डायरेक्ट r लिख दीजिए। पहले वृत्त की त्रिज्या r है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वह पहले वृत्त की त्रिज्या की कितनी गुनी है? 4 गुनी है, यानी 4r हो जाएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का फिर रेशियो भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की जगह आपका आर ही हो रहा। ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4r का होल स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 4×4=16r स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, यानी अनुपात बराबर हो जाएगा आपका, यहां पे मैं आपको समझाने का कोशिश करती हूं, इधर अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी रेशियो बराबर हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहां पे कितना हो गया, 60 पाई इंटू 16r स्क्वायर, और अपॉन कितना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, यहाँ पे 16 है, यहाँ 1 आ गया, तो कितना अनुपात आएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 16:1, यानी 16:1, यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, 4x² + 5x + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा कितना आएगा, 4 1 जा 4 आएगा। अब क्या करेंगे, दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको आपस में प्लस करने पर 5 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, तो प्लस करने पर 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 4 आए। तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 4 + 1। ठीक है, तो 4 और 1 अगर दो संख्या हम लेते हैं, तो 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 + 1 अगर हम कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x² + 4 + 1x + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x² + 4x + 1x + 1। ठीक है, अब इसमें से क्या पेयर लेंगे, इसमें से क्या, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसमें से कौन सा कॉमन लेंगे, और इस पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारा x + 1, और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा x + 1। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में आपका हो गया 4x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया x + 1। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16x² - 25 = 0 को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16x² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए 16x² - 25 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ पे हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a² - b² इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं a + b, और अनदर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a - b। ठीक है, यहां पर हमारा हो जाएगा 4x + 5, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 5, ठीक है, = 0। अब एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 5 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = -5x इक्वल हो जाएगा -5/4। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो गया पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा 4x - 5 = 0। उसके बाद हो जाएगा 4x = +5, x = हो जाएगा 5/4। ये आपका दूसरा
आंसर हो गया। यानी एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव में 5/4 आया और दूसरा नेगेटिव में -5/4, ये 2x की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है, यहां पर आपको क्या चीजें दी गई हैं? तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको L जिसको कहा जाता है वो दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी R आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा πr/l। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की जगह आप क्या लिखेंगे? 22/7, और इंटू R की जगह आप लिखेंगे 8, और इंटू L की जगह आप लिखेंगे 21। 7 से 21 को डिवाइड करिए, 7 3 जा 21 आ गया। 8 2 जा 16 के 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, 176 मल्टीप्लाई 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18 के 8 कैरी 1, 3 7 जा 21 1, 22 की 2 कैरी 2, और 3 1 जा 3 2 5, यानी 528 आपका आ गया वक्रपृष्ठ। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 528 इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई 576 को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्यूब रूट है तो आप इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 343 का आप फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो 7 से ये जाएगा 7 6 जा 7 4 जा 28 आपका हो गया। 28 और 6 34 होता है। ठीक है, 6 बचा यहाँ पे 63 हो गया। 7 9 जा 63। अब 7 से जाएगा 7 7 जा 49, फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये क्यूब रूट निकल गया आपका, मतलब इसका फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। ये 576 को आप ऐसे ही फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। 576। अब 2 से ये सबसे पहले जाएगा। 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16 1 17, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 से जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर आपका 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर आपका 2 से जाएगा 2 9 जा 18। फिर आपका 3 से जाएगा 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्यूब रूट में हम इस तरह से लिखेंगे। क्यूब रूट आपका हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? 576 की जगह आपको क्या लिखना है? ये सारा फैक्टर वाला वैल्यू आपको लिखना है। कितने टाइम्स 2 है पहले देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 और 6 बार आपका 2 हो गया। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्यूब रूट है तो इन तीनों का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे हम आपका 7 बाहर निकल गया और इसका एक पेयर बन गया, मतलब दो दो का पेयर बनाएंगे यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है। इस 2 का एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे हम जो जो पेयर के साथ बाहर निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 24 यहाँ पे आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 24 आपका आ जाएगा 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 168 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल A इक्वल 55 डिग्री तथा एंगल B इक्वल 60 डिग्री हो तो एंगल C तथा एंगल D का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज है जो कि सर्कल के अंदर है और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पे एंगल A की वैल्यू दी गई है 55 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री है। आपको एंगल C और एंगल D का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का एक फॉर्मूला होता है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। इसमें सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, यानी सम्मुख कोण यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी आमने सामने के कोण है, इसलिए दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। उसके बाद इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D भी आपका 180 डिग्री होगा। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री और यहाँ पर भी लिखेंगे सम्मुख कोण की वजह से ये 180 डिग्री है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको C की वैल्यू निकालनी, एंगल C की और एंगल D की। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, चूंकि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री है और आपको एंगल A की वैल्यू दी गई है 55 डिग्री है, प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री हो गया आपका। अब एंगल C इक्वल आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री और उसके बाद आपका हो गया ये 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया, हो गया आपका 2, 125 डिग्री आपका एंगल C आ गया। अब एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री, इस तरह से आप कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। एंगल B कितना है, 60 डिग्री है, प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री है ना। अब यहाँ पे हो गया एंगल D इक्वल 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल हो गया 120 डिग्री। ठीक है, एंगल डी की वैल्यू आपकी आ गई 120 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू आई थी 125 डिग्री। यही दोनों आपके आंसर हो गए। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपको निकालना है। बेलन का आयतन होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला है, बेलन का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, है ना। बेलन का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो गया बेलन का आयतन और यही हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0 को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, 10 1 जा 10 हो गया। ठीक है, अब दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपस में प्लस करने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करने पर बीच का नंबर हम लाते, प्लस है तो प्लस करने पर बीच का नंबर लाएंगे। तो दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपस में प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पेयर बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 और यहाँ पे हो गया प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका
0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+2 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x+5 और इक्वल हो गया आपका 0। x+2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अगला है x+5 इक्वल 0। नेक्स्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।